अफसाने का उन्वान है बदलते ज़ाविये। साउथ रोड के बाएं तरफ भूत बंगला था, मगर वहां भूत नहीं रहते थे, बल्कि दिन में वो बंगला राशनी ऑफिस में तब्दील हो जाता था और रात होते ही वीरान। इस वीराने में काला कलूठा लंबा तड़ंगा मोती इधर उधर गश्त लगाया करता था और गुनगुनाया करता था, अकेले हैं चले आओ कहाँ हो। ठीक उसी बंगले से मुंसलिक दाएं तरफ राशनी ऑफिसर का बंगला था और उस बंगले के सामने बंगले में एक बहुत ही दिलचस्प पंजाबी मुस्लिम फैमिली थी। शाम होते ही उस बंगले से गाने बजाने की आवाज़ें फिजा में गूंज उठती थीं और रात देर तक जारी रहती थीं, और फिर रवायती तौर पर इतना गहरा सन्नाटा छा जाता था जैसे कि बरनपुर के इस इलाके में इंसान ही नहीं हो। सन्नाटों का रक्स रात भर जारी रहता और इस रक्स के दौरान क्या कुछ नहीं होता। कभी लुटेरे मरीज की शक्ल में आकर किसी डॉक्टर को ढूंढ लेते, कभी किसी बंगला में अकेली औरत को पाकर उसकी इज्जत का सत्यानाश कर देते, कभी बरनपुर सिनेमा के सामने वाले मैदान में किसी अजनबी को बेतरीक से ज़बह कर देते। यहाँ लोग बज़ाहिर खुश नजर आते थे, मगर उनके असाब पर खौफ का साया बराबर मुसल्लत रहता था। यहाँ की सुबह फैक्ट्री से निकलने वाली सायरन की आवाज़ से शुरू होती थी, मगर साउथ रोड में इस पंजाबी मुस्लिम घराने से सुबह का आगाज होता था। उनका हेड ऑफ फैमिली मिन्हाज साहब जगजीत सिंह की गजलों को ढोलक की ताल पर गाना शुरू कर देते थे और बेखबर सोने वाले उनकी पहली आवाज की बांग से आंखें मलते उठ जाते थे। ये साहब कदरे बूढ़े हो चुके थे, इसको फैक्ट्री में हेड इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके थे और इस दौरान इन्होंने अपने दोनों बेटों यानी इनाम और कयाम की शादी कर दी थी। ये दोनों बेटे कुछ करते नहीं थे, अलबत्ता बाप से अलग होकर धर्मपुर के इलाके में जा बसे थे और हर महीने बाप से पैसे यूं वसूल करने चले आते थे, गोया वो इनकी औलाद कहलाने का हर जाना वसूल करने आए हों। मिन्हाज साहब बिला कुछ कहे उनके लिए चेक काट कर देते थे। उनकी एक बेटी तलत भी थी जो अंग्रेजी तालीम पाकर मगरबी तहजीब के रंग में रंग चुकी थी और जिसकी शादी वो लंदन में उसके खालाजाद भाई से करना चाहते थे, मगर उन लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो हिंदुस्तान में कोई रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। मजबूरन एक कश्मीरी घराने में किसी प्रोफेसर से उसका रिश्ता तय कर दिया। बेटी एकलौती थी और चहती भी, लहजा उन्होंने अपनी सर्विस का बड़ा हिस्सा उसकी शादी पर पानी की तरह बहा दिया और जो कुछ बचा वो पोते और पोतियों में बांट दिया। अब वो तन्हा तन्हा बंगले में रह रहे थे और उन्हें एहसास हो रहा था कि वो किसी मशीन के वो फाजिल पुर्जा हैं जो अब किसी काम नहीं आ सकता है। इसी एहसास ने उनकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू किया और वो बीमार सा रहने लगे। उनके बंगले के सामने वाले राशन ऑफिसर का तबादला कलकत्ता हो गया था और वो अपनी फैमिली के साथ कलकत्ता शिफ्ट भी कर चुका था। उनकी कमी का एहसास भी उन्हें होने लगा था, क्योंकि राशनिंग ऑफिसर के नन्हे नन्हे बच्चे में घिरे रहते थे, उन्हें नाना नाना कहकर पुकारा करते थे और वो उन्हें परियों की कहानियां घंटों सुनाया करते थे। इसके अलावा इस्लामपुर के दुबले पतले और लंबे सांवले रंग के मास्टर जी आंखों पर ऐनक चढ़ाए इब्न सफी का कोई जासूसी नावल लिए अक्सर यहाँ आया करते थे और उनके साथ बैठकर चाय पीते और घंटों इधर उधर की बातें करते और कहे लगाते। मगर जब किस्मत खराब होने लगती है तो साया भी साथ छोड़ देता है। यही हुआ। वो मास्टर जी भी आना बंद कर दिए थे और उनकी कमी भी मिन्हाज साहब के दिल पर नश्तर चढ़ाने लगी थी। वो जी रहे थे, मगर उस अकेली मछली की तरह जो एक्वेरियम में अपनी आज़ादी की तड़पती रहती है। इसी कैफियत में अफसर के बच्चे इन्हें लगता कि उनके रूबरू खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नाना तुम जल्दी आओ, हमें कोई कहानी सुनाओ। हाँ, इस बार तुम्हें रूस के उस मैरून दरवेश की कहानी सुनाऊंगा जो अब तक खड़ा कायनात की हर एक शय के लिए दुआएं मांग रहा है। तो आओ ना नाना, जल्दी आओ ना। उनकी आंखों में चमक सी आ गई। कहानी सुनाने के लिए वो बेचैन सा हो गए। लहजा वो कलकत्ता जाने का फैसला कर बैठे और अपने बेटों को बिना बताए निकल पड़े। बरनपुर से आसनसोल और आसनसोल से हावड़ा की मुसाफत तय करने में तकरीबन 5 घंटे
लग गए, मगर खुदा खुदा करके अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर खुश हुए कि अब वो यहाँ कुछ इत्मीनान से रह सकेंगे। मगर उनकी सोच पर सख्त पानी फिर गया जब राशनिंग ऑफिसर ने अपनी बेरुखी दिखाई। खुदाया, मैं अब कहीं का नहीं रहा। वो बड़े मायूसी में अपना सामान बांध कर दूसरे ही दिन निकल पड़े। निकलते वक्त ऑफिसर के बच्चे शोर मचाने लगे, नाना आप कहीं नहीं जाइएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। मिन्हाज साहब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो ऑफिसर अपने बच्चों की माँ की तरफ देखते हुए बोले, ये बच्चे क्या समझेंगे कि जिनका अपना खून ही साथ नहीं देता, उनका दूसरा कोई कैसे सहारा बन सकता है। अच्छा भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, मगर आप यहाँ से जाइएगा कहाँ? ऑफिसर ने हैरत से पूछा। कश्मीर बेटी के पास जा रहा हूँ, पहुँचने पर खत लिखूंगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मिन्हाज साहब ये कहते हुए निकल पड़े। कई साल हो गए, उनका कोई अता पता अब तक मालूम नहीं हो सका है। अलबत्ता एक बार कश्मीर से राशन ऑफिसर के घर खत आया था कि अंकल, पापा कैसे हैं?